अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत करते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र, उदारवादी युग, यहां से शुरू होता है पहला चरण। ये वो दौर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे थे, अपनी बात को बोलने लगे थे, अंग्रेजों के सामने बोलने लगे थे, उन तक अपनी बात रिक्वेस्ट के साथ, अनुनय विनय के साथ, याचना के साथ भेजने लगे थे। तो यह राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआती दौर था। यह राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआती दौर था, मतलब ये स्टार्टिंग था। उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेज जो है वो न्यायप्रिय है, उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और यह मानते थे कि अंग्रेज धीरे धीरे उनकी बात मानेंगे। अंग्रेजों को बहुत सीधे भोले भाले समझ रहे थे, वो अच्छे मान रहे थे, क्योंकि शुरुआत थी, अभी इनको भी अनुभव नहीं था। इनके काम करने के तरीके, उदारवादियों की कार्यशैली या काम करने का तरीका क्या था, कैसे काम करते थे? रिक्वेस्ट करते थे, अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, अनुनय विनय, फिर एप्लीकेशन देना मतलब प्रार्थना पत्र, फिर भी जवाब नहीं आए तो एक और लेटर लिखो, स्मरण पत्र। अनुनय विनय करना, प्रार्थना पत्र लिखना, स्मरण पत्र लिखना, निवेदन करना, निवेदन की राजनीति, रिक्वेस्ट कि प्लीज सर इतना काम कर दीजिए ना, हमारा ये हमारा काम है। ये इनका काम करने का तरीका था, इसका उदारवादियों का। नेता वही है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे नेता थे। आप नाम लिख सकते हैं इन नेताओं के। अब उदारवादियों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने शुरुआत ठोस नहीं की, धीरे धीरे शुरुआत की। लेकिन अगर आकलन करें तो उदारवादियों ने अंग्रेजों के सामने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। क्या क्या उठाए देखिए। उदारवादियों की मांगे, उदारवादी किसके लिए बोल रहे थे? क्या वो संपूर्ण भारत के लिए बोल रहे थे या वर्ग विशेष के लिए बोल रहे थे? जब हम उनका आकलन करते हैं तो उनके काम सामने आते हैं। उन्होंने विधान परिषदों में भारतीयों को जगह देने की मांग की। अंग्रेजों को कहा कि जो विधान परिषदें हैं आपकी, विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाए। दूसरा, विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उनकी सीटें बढ़ाई जाए। विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। ये हम पढ़ रहे हैं कि उदारवादियों ने किन किन मांगों के माध्यम से अंग्रेजों को, जो भारतीयों की बात बताई। नई विधान परिषदें गठन की जाए, विधान विस्तार किया जाए, नई परिषदों का गठन किया जाए, नई परिषदों का गठन हो,
क्या वो सैनिकों के लिए बोल रही थी? यस, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी किया जाए। पहले जो आईएएस का एग्जाम होता है, आईसीएस का, वो लंदन में होता था। तो इन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया जाए, क्योंकि उसके पहले लंदन में होता था, इंग्लैंड में होता था केवल आईसीएस की एग्जाम, आईएएस की एग्जाम लंदन में होती थी। उन्होंने कहा कि भारत में भी इसका, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो है टैलेंटेड लोग हैं वो इसको देंगे और सिविल सर्वेंट बनेंगे। और क्या मांगा इन्होंने? और कहा कि सेना के अंदर भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए, प्रशासन में और सेना में भारतीयों की नियुक्ति उच्च पदों पर हो। चौथा, सेना व प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति उच्च पदों पर की जाए, क्योंकि सूबेदार से ऊपर भारतीयों को वो पद देते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, इतना भेदभाव मत कीजिए, भारतीय भी काबिल है, हमारी भी नियुक्ति उच्च पदों पर हो। जो दूसरे पद हैं जिसके अंदर यूरोपियन जो हैं, आप यूरोपीय लोगों को उच्च पदों पर बिठाते हो, हमारी भी भर्ती कीजिए उसमें। तो सेना में और प्रशासन में भारतीयों को उच्च पद दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, किसानों के लिए डिमांड की कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए। किसानों पर लगान, टैक्स कम किए जाए। जो फौजी खर्च है, अननेसेसरी खर्च ना किए जाए, भारत का पैसा बाहर जा रहा है, फौजी खर्च में कटौती की जाए। कितनी महत्वपूर्ण डिमांड्स थी। जब इनका आकलन करते तब हमें पता चलता है कि शुरुआत धीमी थी लेकिन ठोस शुरुआत थी। और क्या था? जो नमक कर है, सॉल्ट टैक्स, नमक पे भी टैक्स लगता था, उसको कम किया जाए। वन कानूनों में ढील दी जाए जिससे कि आदिवासियों का भला हो। देखिए, नमक कर तथा वन कानूनों में ढील दी जाए। भारतीय मजदूरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। भारतीय मजदूरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, सम्मानजनक सभी के लिए बोल रहे थे, सभी के लिए। आर्म्स एक्ट निरस्त किया जाए, प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए। 8वां लिखा हूं मैं यहां पे, आर्म्स एक्ट निरस्त किया जाए, प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए, मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे कानून रद्द हो, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। कहीं कंफ्यूजन नहीं। कोई आपको पूछे कि उदारवादियों के क्या क्या काम थे, आपको बढ़िया से आराम से सजा सजा करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रश्न लिखने, 9 पॉइंट लिखने। प्रश्न की प्रकृति कोई भी हो, अगर कोई कहे कि क्या उदारवादी कुछ काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो भी ये 9 लिखने कर रहे थे। अगर प्रश्न पूछते कि क्या उदारवादी किसी एक वर्ग विशेष के पक्ष में बोल रहे थे या सभी के पक्ष में बोल रहे थे, किसानों के, सैनिकों के, मजदूरों के, सभी के पक्ष में, तो हाँ, सभी के पक्ष में बोल रहे थे। देखिए, वो नेताओं के लिए भी कह रहे थे कि विधान परिषदों का विस्तार करो। वो सिविल जो पढ़ने वाले थे, सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते थे, उनके लिए भी कह रहे थे कि भाई लंदन में क्यों, यहां भी एग्जाम करवाओ, विधान परिषदों का विस्तार करो। सैनिकों के लिए बोल रहे थे, प्रशासन के लिए बोल रहे थे कि हमारी नियुक्ति भी ऊंचे पदों पर करो। किसानों के लिए बोल रहे थे टैक्स कम करो।
फौजी जो खर्चे हैं, अननेसेसरी खर्चे, हमको कटौती करो, उनका है वेतन वगैरह बढ़ाओ, नमक कर काम करो, वन कानूनों के लिए उसमें ढील दो ताकि आदिवासी भाई आराम से रहे, मजदूरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करो, आर्म्स एक्ट जैसा काला कानून निरस्त करो, प्रेस को स्वतंत्र बनाओ। किसके पक्ष में नहीं बोल रहे थे, वो सबके पक्ष में बोल रहे थे। ये उनकी कार्यशैली है। शुरुआत धीमी जरूर थी लेकिन ठोस थी, और शुरुआत ऐसी ही चाहिए थी क्योंकि अंग्रेजों के पास में सत्ता थी, उनको सारे पैंतरे आते थे, इसलिए हमें धीरे धीरे करके एक धरातल तैयार करना था। वो धरातल तैयार किया उदारवादियों ने। अब हम आगे बढ़ेंगे। उदारवादियों के विरोध में कौन सी विचारधारा का जन्म हुआ? वो थी आमूल परिवर्तनवादी। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लिखिए, इसको नोट कीजिए।